हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा सेट नंबर 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिखेगा, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी फालतू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली 100% चांसेस है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। 80+ का टारगेट लेकर के चलेंगे कि आपको 80+ प्री में दिया लाया जाए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आसानी से अचीव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। इसका पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य मूर्ति पूजा और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना था। तो 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1875 में हुआ था, लेकिन अगर डेट की बात की तो ये भी आपको याद रख लेना है कि 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को हुआ था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज का जो धार्मिक राजधानी थी वो लाहौर थी, ठीक है। और आर्य समाज ने एक नारा भी दिया था, और उस नारा को हम लोग क्या कहते हैं, भारत भारतीयों के लिए। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, आर्य समाज ने दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को आपको पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन सही है। तो क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए इसका प्रावधान दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो मार्च 1942 से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो जो आपको नोट्स दिया गया था उस नोट्स में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध से संबंधित बुद्ध धर्म और जैन धर्म का जो नोट्स दिया गया था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को निर्वाण कहा। यानी कि अगर हम यहाँ पर निर्वाण की अवधारणा की बात करें तो कह सकते हैं कि तृष्णा रूपी, ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यानी फोर्थ क्वेश्चन ये कि भारत के अंतिम भारतीय कांग्रेसी महिला अध्यक्ष कौन थी, जो कि 1933 में यही अध्यक्ष बनी थी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब से स्थापना हुआ था 1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे प्रत्येक वर्ष, तो उस अधिवेशन में मात्र 3 महिलाओं ने ही अध्यक्षता किया था 1885 से 1947 तक, ठीक है। क्योंकि अगर सबसे पहले बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट थी, जो कि इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन को देखा था, यानी कि अध्यक्षता किया था। उसके बाद भारत की तरफ से पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी, 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और लास्ट टाइम 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1933 में किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अंतिम बार किसी महिला के द्वारा अध्यक्षता किया गया था नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा, या फिर कहीं इसको नेली सेन गुप्ता भी लिखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के टाइम पर और भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। और हमारे चैनल पे बहुत सारी कंटेंट ऑलरेडी दी गई है जो कि एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमारे एप्लीकेशंस पे जो भी कोर्सेज हैं उन सभी के प्राइस काफ़ी डिस्काउंट कर दी गई है, क्योंकि 28 से लेकर के 30 सितंबर तक आपके मंथ का एंडिंग ऑफर चल रहा है। जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आज मिस करेंगे तो ये कोर्सेज़ की प्राइस ऑलरेडी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के जो भी आप कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहें उस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते का संबंध हो जाता है मुंडुक निषद से, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। अगला पॉइंट, किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी। पेशवा के घराने की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथन, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड। किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है।
राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन गाय की नस्ल नहीं है? तो गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, मुर्गी की नस्ल, ये सभी पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद कराया गया है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो गाय की नस्ल क्या यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से कह सकते हैं भदावरी गाय की नस्ल नहीं है, भदावरी भैंस की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण सारंगों की क्षति पहुँचती है, उसका वर्णन किस रूप में किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं 2.5। ठीक है, 2.5 ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। तो देखिए टाइफाइड ज्वर जो होता है उसके कारण क्या होता है, तो अगर चारों ऑप्शंस को ध्यान दें तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, एक जीवाणु होता है जिसी के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है, इसका वाहक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है और इसका परीक्षण जो किया था, टेस्ट जो किया था, उसको कहते हैं विडाल परीक्षण। ठीक है, विडल परीक्षण कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं या फिर दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुडी, पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो अनाईमुडी यहाँ पे हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं। अनाईमुडी की बात करें तो ये अन्नामलाई पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है, केरल के इडुक्की जिले में पड़ता है। इसकी हाइट 2696 मीटर हम लोग को याद करते हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसका जो गठन किया गया था 1956-57 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में, याद रखना है। अगला पॉइंट्स, एंड्रोगोमी। एंड्रागोमी जो है वो क्या है? एंड्रागोमी क्या है? तो यहाँ पे कह सकते हैं अडल्ट एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ जो शिक्षा का दूसरा नाम ही एंड्रागोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन ये कि निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सबसे बड़ा भाग, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है। थर्ड सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, श्रेष्ठ बाजार यानी कि गिल्ड एज जो होता है, इसका अर्थ क्या है? गिल्ड एज का अर्थ क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन बी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैव धर्म को। ठीक है, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ऑप्शन डी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल एक मतानुयायी थे, किस धर्म के मतानुयायी थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, वो कह सकते हैं बौद्ध मतानुयायी थे, ऑप्शन ई होगा राइट आंसर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालिक भारतीय राजा कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा थे अकबर, ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला, ऑप्शन ए मौलवी अहमद उल्ला। बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सबसे पहले याद रखना है आपको बसीन की संधि हुआ कब था, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1802। ठीक है, 1802, लेकिन 1802 तो कब, ये भी याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना है। 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से अशोक किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या से के विषय है? यानी धर्म की व्याख्या या फिर धर्म की व्याख्या उन्होंने अपने किस शिलालेख में दिया है? तो एक एक करके हम समझते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, द्वितीय शिलालेख, और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक दिखे उस टॉपिक को एक बार आप
अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको सारे टॉपिक्स दी गई हैं, करीब 200 से ज़्यादा आपको टॉपिक्स, 210 हो गया वहाँ पे, प्लस 210 टॉपिक आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो जो भी टॉपिक यहाँ पे आप सेट में देखेंगे उस टॉपिक को एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जोड़ करके आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। तो आप लोग उस टाइम टू टाइम टॉपिक को पढ़ते रहिएगा। तो मैंने आपको उस टॉपिक में यानी अशोक के संबंधित जो आपको नोट्स दिया गया था, उस नोट्स में आपको सारी चीज़ें लिखी गई थी, एग्जाम से ओरिएंटेड जो भी पूछे जाते हैं शिलालेख वो बताया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द्वितीय शिलालेख में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, मनुष्यों एवं पशुओं के शिक्षा की व्यवस्था अशोक ने किया था द्वितीय शिलालेख में। 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें इन्होंने धर्म की विशेषता के बारे में बताया था, धर्म की व्याख्या यानी कि धर्म की व्याख्या क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो गया। 13वें शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है, साथ ही साथ हृदय परिवर्तन की बात की गई है, अशोक के जो हृदय परिवर्तन हो गया था वो, और उसी के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के संबंध का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया। और छठे की बात करें तो छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम मैच करते हैं। 1857 के क्रांति के संबंध में कुछ यहाँ पे नाम दिए गए, जैसे कि लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो क्या होगा, वो युद्ध में मारी गई थी, कालपी के युद्ध में उनका अंत हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये तो क्लियर होगा कि डी का 1 दोनों में होगा। बहादुर शाह जो थे इनको रंगपुर निर्वासित कर दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, बाकी को मैच करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको देखें तात्या टोपे, तो तात्या टोपे का संबंध क्या हो जाएगा, ये इनको गिरफ्तार किए गए थे और फांसी पर लटका दिए गए थे, यानी बी का 3 के साथ मैच करेंगे, बी का 3 के साथ मैच करेंगे। तो बी का 3 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाना साहब इनको नेपाल पलायित हो गए थे, यानी नेपाल चले गए थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बखर क्या है। बखर, बखर इतिहास रचना की एक वर्णनात्मक साधन है, इतिहास रचना की एक वर्णनात्मक साधन है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, तो ये दिल्ली में मकबरा स्थित है नसीरुद्दीन महमूद का, नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इन सिक्कों को काशापर्ण कहते थे। डी विल बी राइट आंसर, काशापर्ण कहा जाता था। अगला पॉइंट्स, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, करतारपुर का युद्ध लड़ा था किसके विरुद्ध, तो कह सकते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे, जैसे कि सिखों के 10 गुरु थे तो 10 गुरु में ये छठे नंबर के गुरु थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अकाल तख्त के निर्माण किया था, युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे, यानी कि जितने भी गुरु थे ऊपर से 5 गुरुओं में सब छठे नंबर पे ये जो गुरु हैं तो सबसे पहले ऐसे गुरु बने जिन्होंने युद्ध में शामिल हुआ। मीरी पीरी की स्थापना भी इन्होंने किया था, मीरी पीरी की स्थापना अक्सर पूछ जाता है, इसको याद रखना है। और अन्य युद्धों की बात करें तो जैसे ये रोहिला युद्ध की लड़ाई में भी ये शामिल थे। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, गुरु हरिराय, ठीक है, गुरु हरिराय 7वें गुरु, ये याद रखना है, ठीक है। और इनसे पहले जो कि 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के ये पुत्र थे गुरु हरगोविंद सिंह। चलिए अगला पॉइंट्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार की बात करें तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 326, ठीक है, 326 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं, इसका कथन का अर्थ क्या है, अल्प रोजगार होते हैं तो कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। साख, बताइए साख को अन्य रूप में भी जानते हैं, साख को हम लोग ऋण के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन ए ऋण। नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत हैं, लोकतांत्रिक, ए विल बी राइट आंसर, लोकतांत्रिक। राज्यसभा किसी भी पैसों से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वो विलंबित कर सकती है, हो सकती है तो 14 दिन, ठीक है, 14 दिन, ऑप्शन सी। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी या फिर गठन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन ए।
चंगेज खां किस जनजाति का शासक था? अक्सर पूछा जाता है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था या फिर बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम था तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन याद रखना है, और ये मंगोल जनजाति के थे, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट, महाद्वीपीय सन्हति में परपट्टी यानी कि भूपरपट्टी की बात की जा रही है, परपट्टी में मुख्य खनिज घटक क्या होता है? तो सियाल, सीमा नीफे आपने पढ़ा होगा, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑप्शन सी। विटामिन बी1 की कमी से बताइए कि क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विटामिन बी1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थायामीन के नाम से जाना जाता है, और इससे बेरी बेरी होता है। ठीक है, बेरी बेरी, क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है परंतु वह सांस लेता है? हाइड्रा। हाइड्रा को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? निडेरिया संघ के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं? जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं, खनिज पदार्थ ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वह प्रतिक्रिया जिसमें दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विपर्यास अभिक्रिया कहते हैं। एक विपर्यास अभिक्रिया कहा जाता है जब वह प्रतिक्रिया जब दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों की आदान प्रदान करते हैं। परिजीविता क्या है? परिजीविता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, परिजीविता को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ तथा अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है, उसे हम लोग कहते हैं परजीविता। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, तो जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो यहाँ पे कह सकते हैं जीएसटी। जीएसटी से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे ये कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, और 2021 में इसकी चौथी वर्षगांठ मनाई गई। जीएसटी से संबंधित नोट्स आपको दिया गया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया उसमें सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीएसटी अगर विधेयक की बात करें तो 122वां संशोधन था विधेयक में, 122वां संशोधन विधेयक था। और अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम बना 101वां अधिनियम बना, ये आपको याद रखना। संशोधन 122वां जो कि विधेयक था, और 101वां ये अधिनियम बना। अधिनियम और विधेयक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और बाकी इसमें कितने प्रकार के करों की बात की गई? 5 प्रकार के कर की बात की गई है, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके आपको ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रथम जो देश था वो फ्रांस है, जिसने लागू किया था। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो कि ये अगर बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य ये लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से उसी का प्रभाव था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसमें ये जोड़ने के लिए बात कही थी, लेकिन सिफारिश था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है 51 के क के अंतर्गत। और वर्तमान में टोटल नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए, भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट्स क्या है? पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। ओजोन परत किसमें निहित है? ओजोन परत किसमें निहित होता है? समताप मंडल में, सी विल बी राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ पे होता है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कह सकते हैं बैतूल। ठीक है, बैतूल और अरब सागर में जाकर के गिरता है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम दिया गया, या फिर रत्नाकर नाम सूचक है किसका? रत्नाकर नाम सूचक है हिंद महासागर का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिंद महासागर का। अगला पॉइंट्स, पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर मिलते हैं, यानी दोनों पर्वतों का मिलन स्थल क्या है? तो मिलन स्थल ये नीलगिरी पहाड़ी पर होगा, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब जो हिमालय आता है वो हम कह सकते हैं सिंधु और सतलज के मध्य आता है, तो ये बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो ये सतलज और काली के मध्य आता है, ये बिल्कुल सही। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत होगा। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था?
तो कह सकते हैं ये 2015 में हुआ था, मई 2015, ऑप्शन बी। और इसके अंतर्गत कुल वर्ष कितने होते हैं, यानी कितने वर्ष के अंतर्गत आते हैं? 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु वाले वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया था? योग मापी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पास्कल, जो कि कैलकुलेटर की बात की जा रही है, कैलकुलेटर योग मापी, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसका एक उदाहरण है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर चट्टानों के काटकर बनाए गए मंदिर का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें प्रथम ऋषभ देव को माना जाता है और अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण, ऑप्शन बी आर के नारायण को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न ये, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? किशन गंगा बांध परियोजना ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और हम ये कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान इस पर जो कि आपत्ति जताता है, ठीक है। तो किशन गंगा से संबंध ध्यान रखिएगा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। चलिए अगला पॉइंट्स, 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रैगनर फ्रिक्स। रैगनर फ्रिक्स ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1969 में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगटेन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लैंगटेन वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि मिजोरम में पड़ता है, डी को याद रखना है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं समुद्र, महासागर, ऑप्शन डी, ठीक है, महासागर कह सकते हैं। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले जो पौधे होते हैं किस कुल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मालवेसी कुल की अगर हम बात करें तो मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल ये सभी आते हैं। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं? तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, तंबाकू ये रखा जाता है। ग्रेमनी के अंतर्गत बात करें तो ग्रेमनी के अंतर्गत अनाज वाले पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। और कुशीफेरा के अंतर्गत मूंगफली नहीं, मूली कह सकते हैं, सलजम कह सकते हैं, सरसों कह सकते हैं, ये कुशीफेरा के अंतर्गत आता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक होते हैं मच्छर, इन्हीं के कारण मलेरिया होता है, ऑप्शन बी। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, याद रखना है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम यहाँ पे बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी 1931 से ही संबंध है, लेकिन ये आपका 1932 होगा। तो ये 1932 है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शंस जो 4 होगा वो लास्ट में जाएगा, क्योंकि सभी 31 है। तो यहाँ पर भी हमारा 4 लास्ट में और यहाँ पर भी 4 लास्ट में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसको पहले रखना है, तो सभी के डेट याद होना चाहिए। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च, ये आपको पता होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था, लेकिन कब, इस डेट को याद रखना है। ये डेट हम कह सकते हैं 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1931 को हुआ था कराची अधिवेशन। भगत सिंह की फांसी की बात करें तो ये 23 मार्च 1931 को हुआ था, 23 मार्च 1931। तो यहाँ पे अब आपको आसान हो जाएगा करने में। सबसे पहले आपका आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा आपका 23 मार्च, 3, उसके बाद 26 मार्च 2, और लास्ट में 1932 जो कि 4, यानी 13-24 कहाँ पे मिल रहा है? 13-24 यहाँ पर है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। तो हो सकता है एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो बस आपको डेट याद रखना है, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डेट याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट्स, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, यानी Mg। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? शिशु रोग, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग। अगला पॉइंट, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस CO और N2 का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस, जबकि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम लोग भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं।
एक रासायनिक पदार्थ जो कि रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाता है कौन होता है? फिलोक्विनोन्स, यानी कि विटामिन के का नाम है ये, और विटामिन के की वजह से ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन पाता है। अगला पॉइंट, फ़ारेनहाइट मापक्रम का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? फ़ारेनहाइट तापक्रम पर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था साइंस के क्लास में कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि फ़ारेनहाइट पे बात करते हैं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर हम यहाँ पे 100 डिग्री उबलने की बात कर रही है, तो जो सेल्सियस में बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी उबलता है, तो ठीक उसी तरह से फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। लसिका किसका वहन करती है? तो ध्यान दीजिएगा, लसिका जो है वो वसा का वहन करता है, ऑप्शन सी। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि के अंग में ये लसिका बनता है। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, ये याद रखना है। रक्त थक्का बनने या फिर स्कन में किस प्रोटीन का आवश्यक होता है? तो ये याद रखना है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? छोटी माता जीवाणु से नहीं होता, जबकि हैज़ा, फ्लेग, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी ये सभी जीवाणु से होता है। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या होता है? दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का जो गैप होता है उसी को कहा जाता है सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स दो न्यूरॉन के मध्य के बीच का गैप। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रॉक नाम के दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ लॉन्च किया? तो नाम ध्यान रखिएगा, रॉक नाम रखा गया, और ये स्ट्रैटो लॉन्च, ठीक है, स्ट्रैटो लॉन्च नामक जो कि कंपनी है, इसने रॉक नामक दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ बनाया। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? वो कौन है? तो मारिया रेसा, और ये कहाँ की है? तो ध्यान रखिएगा, मारिया रेसा कह सकते हैं फिलीपींस की पत्रकार है। निम्नलिखित में से किसने कोविड मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोजीत पहल शुरू की? कोजीत पहल शुरुआत की है किसके द्वारा? भारतीय सेना ने, ऑप्शन बी भारतीय सेना ने। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये किस देश ने दिया? अमेरिका ने दिया, ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एरोका जो है किस देश में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल ब्रिज खोला गया? तो अरोका ये आपका पुर्तगाल से संबंधित है, पुर्तगाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजना जो कि स्वास्थ्य और आरोग्य शुरू किया? स्वास्थ्य और आरोग्य स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा, ठीक है, सिडबी, ऑप्शन सी। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूके, यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों का परिचालन के लिए बताइए कि कौन सा जो कह सकते हैं शिपमेंट शुरू किया है? तो समुद्र सेतु 2 शिपमेंट स्टार्ट किया गया, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू किया जिसके तहत सरकार उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों की जिम्मेदारी लेगी जो कोरोना ड्यूटी पर मारे गए हैं? तो ये आपका स्टार्ट किया गया, कोरोना वॉरियर्स योजना स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने बताइए कि किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 लॉन्च किया? करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्पेशल क्यूज कराया जा रहा है, 30 क्वेश्चंस का रैंडमली क्यूज कराया जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जा करके वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 8 बजे आपका करंट कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, ऑप्शन सी। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया? नए वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया? मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी ICICI बैंक ने। भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल मनाया जाता है, कब? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम की बात करें तो क्या था? इस वर्ष का थीम था सेवा भी और रोजगार भी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खेलों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? खेलों के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दक्षिण कोरिया, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला पॉइंट, हाल ही में RBI ने उधारकर्ताओं के ब्यौरों पर निगरानी रखने के लिए
पीसीआर, ठीक है, पीसीआर स्थापित करने का फैसला किया। संक्षिप्त नाम पीसीआर का अर्थ क्या है? संक्षिप्त नाम पीसीआर का अर्थ हो जाता है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ऑप्शन बी, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ऑप्शन बी। भारत अगले महीने बंगाल की खाड़ी में पहली बार नौसेना ड्रिल लापरोस में भाग लेगा। लापरोस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? लापरोस, तो ये फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, फ्रांस। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध बांग्लादेश से होगा, ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया? आई लर्न लॉन्च किया किसने? तो यहाँ पे नागालैंड को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर, नागालैंड। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में दुनिया के भारतीय गेंडों का घनत्व सबसे अधिक है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हाल ही में चर्चा में रहा था। तो पोबितोरा का संबंध असम से होगा, ऑप्शन सी, असम। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थप्पड़। थप्पड़ के लिए जो तापसी पन्नू है, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था, जबकि इंग्लिश मीडियम के लिए इरफान खान को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट, वज्र प्रहार 2021 भारत और किस देश की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वज्र प्रहार का संबंध हो जाता है अमेरिका, राइट, अमेरिका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में कह सकते हैं थिसारा परेरा एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले द्वीप राष्ट्र के पहले क्रिकेटर बन गए। किस देश के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? थिसारा परेरा का संबंध कहाँ से? तो ये श्रीलंका से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश कह सकते हैं शांतिर अग्रसेना 2021 का संचालन कर रहा है? शांतिर अग्रसेना का संचालन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 140वें स्थान पर है, सी विल बी राइट आंसर। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से ली, ठीक है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी या फिर कौन सा कह सकते हैं पहली बार पूरी तरह से विद्युतीकृत भारतीय रेलवे बन गया? विद्युतीकृत भारतीय रेलवे क्षेत्र बन गया दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 514 गुने 212 गुने 642 गुने 103 में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही सिंपल होता है, लास्ट के सभी यूनिट डिजिट को गुना कर लीजिए, यानी 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 तिया 48, यानी लास्ट में आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अगला पॉइंट है कि के किस मान के लिए c-3 के होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस KC+9 है, तो इसको बस तोड़ लेना है। a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आपका 2ab में यानी कि 6c, और उसके बाद k स्क्वायर प्लस KC+9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, +9 से +9 खत्म, यहाँ से c से c खत्म, यानी -6 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू -6, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120, और अगर उसके हर को 10% घटा दिया जाए यानी कि 90, तो ये जो भिन्न होता है वो 16:21 हो जाता है। तो 30 से घटाते हैं, 30 चौका 120, 30 तिया 90, 4 चौका 16 और 3 सत्ते 21, यानी P जो Q की जो रेशियो बनेगा वो 4:7, यानी 4/7 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला पॉइंट्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया हमारे कोर्स में, मैथ्स वाली जो कोर्स है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसमें जो लोग जुड़े उनको पता होगा कितना अच्छे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। तो बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल नहीं कहूँगा। 5% को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, तो 5% को पहले 5 दूनी की 10 और पॉइंट देते हैं 2 अंक के बाद, फिर इसका स्क्वायर, 5 बच्चे 25। ये हो गया, ये हमारा एग्जैक्ट रेशियो 2 वर्ष के लिए। ध्यान देना है, ये हम लोग मेथड तभी लगाते हैं जब 2 वर्ष की बात होती है।
चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया गया 164, हमें मूलधन निकालना है मूलधन, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा 10.25। अब देखिए पॉइंट को मैं हटाता हूँ, 00 नीचे, लेकिन परसेंटेज था, परसेंटेज के लिए भी 00। अब इसको कटाते हैं तो 41 ले अगर हम 25 से गुना करेंगे तो 10-25, और यहाँ पे 25 चौका आपका हो जाएगा 100। 41 में 4 से ये कट जाएगा आपका 164, यानी 4 चौका 16 पे 00, 1600 इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी कि मूलधन जो था वो 1600 रुपये था, ध्यान रखना है, जो कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा 1600 का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, कम से कम तो 5 से 10 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।